तो यार शुरू करते हैं भाई, आई लव केमिस्ट्री से हम शुरू करेंगे। तो आई लव केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, आपका नजरिया बदलेगा केमिस्ट्री की तरफ, और अगर नजरिया बदलता है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। केमिस्ट्री पढ़ने का बेस्ट तरीका SDY टेक्निक, समझो, देखो, याद करो। पहले आप समझोगे चीज को आराम से, तसल्ली से, मैकेनिज्म समझोगे चीजों का, रीजन समझोगे जब चीजों का, डायरेक्टली रटोगे नहीं। फिर उसके बाद आप नोट्स पढ़ोगे, माइंड मैप्स पढ़ोगे, चीजें आपके दिमाग में सेटल होगी, न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, और जब ये हो जाएगा उसके बाद आप याद करोगे। आप उल्टी सीक्वेंस नहीं चलाओगे कि पहले याद कर लेता हूं फिर देखी जाएगी, ठीक है। तो यार पहली बात तो हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो अल्कोहल की आपको पहली बात बता दूं, हमारी सोसाइटी में इसको बहुत कूल बना दिया गया है, पर जो अल्कोहल पीता है इवेंचुअली वो बेड पे जाता है और फिर ऊपर सिधार जाता है। तो ये आप काम ना करें, अल्कोहल पीने से आपका लिवर खराब हो जाता है, जिससे आप बार में से निकल के हॉस्पिटल बेड पे पहुंच जाओगे और खल्लास, ठीक है। तो यार ये चीजें भी बतानी जरूरी है ना। तो ये चीजें हम बताते रहते हैं बच्चों को। तो यार हम पहले इसको इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पहले हम अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर हम ईथर और इपॉक्सी पढ़ेंगे, और एंड में हम फिनॉल पढ़ेंगे। तो यार सबसे पहले आपको अल्कोहल बनाने का तरीका जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप एल्कीन पर हाइड्रेशन करा दो। आप एल्कीन पर क्या करा दो? आप एल्कीन पर हाइड्रेशन करा दो। एसिडिक मीडियम में कराओगे, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगा। किसके थ्रू? कार्बोकैटायन रिएक्शन के थ्रू, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन होगा, तो फिर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहां पे तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं क्योंकि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन यहीं पे बनेगा। आप इस पे HBO भी करा सकते हो, जो हमने पिछली बार रिवाइज किया था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आप इस पे OMDM भी करा सकते हो, विच इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पिछली बार रिवाइज नहीं किया होगा तो इस बार रिवाइज कर लेंगे। थोड़ी मेरे दिमाग में भी सीक्वेंस जम्बल्ड है, चिंता मत करना। शायद मोस्टली तो पिछली बार इसको रिवाइज कर लिया था, नहीं किया होगा तो इस बार कर लेंगे, ठीक है। तो आप एल्कीन से हाइड्रेशन करा के हाइड्रेशन करा के आप बना सकते हो। तो मैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की बात कर रहा था, ये एग्जांपल मैंने अभी तक नहीं कराया। अगर 5 मेंबर्ड रिंग है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो फिर आपका रिंग एक्सपैंड हो जाएगा। 4 मेंबर्ड का रिंग अगर है तो वो 5 मेंबर्ड में एक्सपैंड होगा। तो अगर एक्सपेंशन के बाद जो रिंग साइज आपको मिल रहा है 5 या 6 मेंबर्ड रिंग साइज मिल रहा है, तो फिर रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? रिंग एक्सपेंशन फिर होगा। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है, यहां पे मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्ट होके 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल रिंग कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस। क्या पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली कि इसमें से कौन से एग्जांपल में डायरेक्टली रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? तो 4 मेंबर्ड से 3 मेंबर्ड में आएगी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हुई तो। पर अगर मान लो ये वाली सिचुएशन हुई कि यहां पे प्लस चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा, बट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या हुआ फिर? रिंग एक्सपैंड हुई, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया, फर्दर मिथाइल शिफ्ट होगा क्योंकि ये 2 डिग्री है, यहां पे 3 डिग्री बनाने का ऑप्शन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और जैसे ही यहां पे OH लगा, यहां पे 2 कायरल सेंटर जनरेट होगा, एक मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, टोटल 4 प्रोडक्ट यहां पे बनेंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, ठीक है, वो आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहां पे 4 बनेंगे। अच्छा चलो HBO वगैरह इसी में आ गया, मेरे को लगा हम पीछे पढ़ चुके थे। HBO का की पॉइंट क्या है कि एंटी मार्कोनिकोव के तरीके से आपको OH जोड़ना है। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि यार जो ग्रुप है वो वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो एंटी मार्कोनिकोव क्या बोलेगा कि OH वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो OH कहां पे जाएगा? इस कार्बन पे जाएगा। तो HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम एल्कीन के ऊपर एक एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ देते हैं और यहां पे ये प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यहां पे कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता, कुछ रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा HBO के अंदर, तो प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। जब आप THF लेते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो वो B2H6 को BH3 माइनस में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? वो BH3 टाइप का एक कॉम्प्लेक्स इस टाइप का बना लेता है, ठीक है।
तो आपको इससे क्या मिल गया, B2H6 को तोड़ के BH3 मिल गया, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में B2H6 BH3 की तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। जो अपना BH3 है वो डाइमर बना के रहता है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं। अब होगा क्या यार, ये एक लुईस एसिड है, दिस इज अ लुईस एसिड बिकॉज दिस हैज अ वेकेंट ऑर्बिटल। तो यार एक देने वाला है, एक लेने वाला है, एक लेने वाला है, एक देने वाला है, एक लेने वाला है, एक देने वाला है, एक लेने वाला है, एक देने वाला है। एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बोल रहा है कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, मेरे से एक काम कर तो इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की जोड़ी है, इसी को तो ऑर्गेनिक कहते हैं। इस तरह से एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फाइनली ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इस तरह से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 बार बोरोन लग जाएगा, कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना देगा। फिर आप H2O2 से इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे, एल्कोहल बन गया और यहां पे H3BO3 का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन को HBO क्यों बोला जाता है, बच्चे रट लेते हैं, क्योंकि पहले हमने बोरोन को जोड़ा तो हाइड्रोबोरेशन करवाया, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन हमने करवाया। ठीक है, आई बात समझ में। तो मान लो ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, अगर ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है तो इस पे होगा क्या, इसको मैं पीएच लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ये C डबल बॉन्ड COH बनाएगा, दिस इज एन इनॉल विच विल कन्वर्ट टू दिस। ठीक है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कीटो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये कीटो ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होके ये बन गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बनना तो ये चाहिए था, आपने ये कैसे बना दिया। तो यहां पे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म हुआ है। अब हम अगला देख रहे हैं OMDM। इसमें मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसलिए कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मार्कोनिकोव क्या बोलता है, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे जाके OH जुड़ेगा, तो OH यहां पे आके जुड़ जाएगा, OH यहां पे आके जुड़ गया। रिएजेंट क्या होता है, HgOAc होल ट्वाइस H2O। सो दिस इज OMDM का मतलब क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। पहले आपने मर्क्यूरी को जोड़ा तो पहले आपने मर्क्यूरेशन कर दिया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन कर दिया, फिर आप इसके थ्रू मर्क्यूरी को हटाओगे तो डीमर्क्यूरेशन। पहले आपने ऑक्सीजन और मर्क्यूरी दोनों को जोड़ा, इसलिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन, फिर उसमें से मर्क्यूरी को हटा दिया। फाइनल एम का ध्यान रखना है, फाइनल एम क्या है, फाइनल एम ये है कि यार हमको तो ऑक्सीजन जोड़ना है इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन मर्क्यूरी जोड़ा, मर्क्यूरी हटा लिया, नेट नेट हमने ऑक्सीजन जोड़ लिया। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। जो Hg है, ठीक है, उसके ऊपर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा डेल्टा प्लस तो है ही, तो ये एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगी, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां पे Hg पे ये, ठीक है, टोटल प्लस चार्ज आ गया इस कार्बन पे, Hg के पास लोन पेयर है, नॉन क्लासिकल कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही नॉन क्लासिकल कैटायन का फॉर्मेशन हुआ तो यहां पे ध्यान से देखो, आपने पानी लिया है जो एक न्यूक्लियोफाइल है, पानी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ही नॉन क्लासिकल कैटायन NCC का फॉर्मेशन होता है, ये पानी आके एंटी से अटैक कर देता है, यहां पे आके जुड़ जाता है, डीप्रोटोनेशन हो गया, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर आपने क्या किया, आप OH- को उठा के लिया है, ठीक है, NaBH4 OH- को आप उठा के लिया है, तो OH- इस पे अटैक करके और मतलब बेसिकली OH- क्या करेगा, OH- आके अटैक कर देगा, किस पे, OH- इस पे अटैक करेगा, क्योंकि यहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में यहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा है, तो वो यहां पे अटैक करके इसको बाहर भगा के ले जाएगा, CH3COOH बना देगा। ठीक है, और यहां पे आके अपना जुड़ जाएगा H, यहां पे जाके अपना क्या जुड़ जाएगा, यहां पे अपना हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये। फाइनली क्या प्रोडक्ट बन गया, फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया। अब आप बच्चों को लगेगा कि सर एक बात बताओ, ये OH- ने इधर से आकर अटैक क्यों किया। अब आप पूछोगे कि यार ये OH मतलब ये जो अपना H2O था, इसने यहां पे अटैक क्यों नहीं किया, यहां पे अटैक क्यों किया। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। यार ऐसा इसलिए हुआ, बेसिकली आपको देखना पड़ेगा ये चीज कि किस तरफ से अटैक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, हमको इसमें क्या देखना पड़ता है, अटैक हमको किस तरफ से करवाना है। ठीक है, ये कंफ्यूजन किस किस को है कि भैया अटैक किस तरफ से होगा। तो यार बहुत सिंपल सा इसका जवाब है कि ये जो Me है ये अपना यहां पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ये प्लस आई इफेक्ट के कारण जो स्टेबलाइजेशन है
वो इस कार्बन पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये वाला कार्बन, तो इसलिए अटैक एमी वाले कार्बन पर होगा। कहां पे होगा? एमी वाले कार्बन पर अटैक होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, चलो। तो हमने क्या सीखा? दो रिएक्शन हमने सीखी। HBO में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात होती है। मेन चीज समराइज कर रहा हूं, ये चीज आपके दिमाग में अगर बैठ गई तो आपका एग्जाम में हर सवाल हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल के थ्रू आपको OH का एडिशन करना है। OMDM में मार्कोनिकोव रूल के वाया आपको OH का एडिशन करना है। HBO में तो एंटी मार्कोनिकोव करना है, OMDM में आपको मार्कोनिकोव करना है। मेन चीज आपको समझ में आया नहीं है, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको चीजों को याद रखना है। तो मेन चीज ये है, HBO में एंटी मार्कोनिकोव OH और OMDM में मार्कोनिकोव के थ्रू OH। ठीक है, चले आगे, बढ़िया। चलो, तो जैसे ये गए, यहां पे भी सेम कंडीशन है, इस जगह पे OH आएगा। ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटेगा और यहां पे OH आएगा, इनॉल का फॉर्मेशन होगा, वो टॉटोमराइजेशन करके कीटो बना लेगा। ठीक है, यहां पे OH आएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे OH लगता है OMDM में, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे OH लगता है OMDM में। आप एल्काइल हैलाइड से भी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। CH3CH2Cl आपने एक्वस KOH ले लिया, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू पीछे से अटैक करेगा और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करा लेगा। OH- इज अ न्यूक्लियोफाइल, यहां पे डेल्टा प्लस है, इस पे अटैक होगा और वो CH3CH2OH बना लेगा। ईथर से आप बना सकते हो, हाइड्रोलिसिस ईथर का करा लो एसिडिक मीडियम में, तो H+ आएगा, H+ आएगा और वो यहां पे जुड़ जाएगा। अब ये एक गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, वो इसको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो ROH बन गया। डाइल्यूट H2SO4 मतलब H+ H2O, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये चिल्लाना शुरू कर देगा, तो H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, इधर आएगा और ROH बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा? ROH बना लेगा। यहां पे SN1 मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म होता है, कार्बोकैटायन बनता है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक है भाई, SN1 मैकेनिज्म है, कार्बोकैटायन बन रहा है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट भी होगा। क्या बोलो मैं? रीअरेंजमेंट भी होगा। ये हमको प्रूफ कैसे मिलता है? हमने थोड़ी छेड़खानी कर दी, हमने थोड़ा अपना दिमाग लगा लिया कि यार एक काम करते हैं, आइसोटोप डाल देते हैं। अब अगर एक बात बताओ, ये रिएक्शन SN1 के थ्रू नहीं हो रहा होता तो कार्बोकैटायन किस भी जगह पे बन जाता, बट जैसे ही यहां पे हमारा H+ आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, दो ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव A कार्बन पे आए या पॉजिटिव B कार्बन पे आए। मतलब या तो ये वाला बॉन्ड इधर से टूटे या इधर से टूटे, बट जो ये O18 है ये आपको CH3O18H मिलेगा। यहां पे मीथेनॉल के अंदर आइसोटोप वाला ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा B वाले कार्बन के साइड से, क्योंकि यहां पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है जो ज्यादा स्टेबल बनता है। और अगर उसमें फर्दर आप एक बात बताओ, अगर उसमें फर्दर आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो ये रीअरेंज होके उधर जाएगा। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट का हमको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, इससे भी एल्कोहल और एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखो, एसिड और एल्कोहल को जब हम डिहाइड्रेशन कराते हैं तो एस्टर बनता है। ये एग्जैक्टली उसका उल्टा रिएक्शन है, ये फॉर्मेशन ऑफ एस्टर का उल्टा रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आप यहां पे पानी की प्रेजेंस में एसिडिक बेसिक मीडियम में इसको करवा सकते हो और आपके पास एसिड और एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, आप प्राइमरी अमीन से करवा सकते हो। ये रिएक्शन इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जहां पे भी N2 का फॉर्मेशन हो रहा है वो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो होता क्या है, इसका पूरा मैकेनिज्म समझते हैं, बहुत प्यारा मैकेनिज्म है। आपने इस पे HCl डाला, ठीक है, आपने इस पे क्या डाला? HCl डाला, NO2- इससे जाके एक H+ खींच के आ जाएगा, NaCl और HNO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl और HNO2 बन जाएगा। HNO2 पे फर्दर H+ आएगा जो आपने HCl का लिया हुआ है, वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से अट्रैक्ट होगा, ये बना लेगा। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कभी भी जिंदगी में ये ग्रुप बनेगा तो ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। दिस इज अ सुपर्ब लीविंग ग्रुप, दिस इज अ सुपर्ब एलजी। ये वेट ही नहीं करता है, ये छोड़ के भाग जाता है, ये यहां पे छोड़ के भाग जाएगा, NO+ बन जाएगा, विच इज हमारा इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज। जो हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है। तो हमने क्या बना लिया? NO+ बना लिया। RNH2 क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है।
ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, फिर से एक लेने वाला एक देने वाला, दोनों की जोड़ी बहुत खतरनाक बहुत शानदार। ठीक है, दोनों की जोड़ी क्या हुई, बहुत खतरनाक बहुत शानदार। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आसपास आ गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और हमारी स्पीशीज बन जाएगी, ये हमारी क्या स्पीशीज बन जाएगी, RNN डबल बॉन्ड O। अब यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई है, पर इस कंपाउंड के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर रिपल्शन के कारण ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की चेष्टा रखता है, ये धमकी देता रहता है कि मैं टूट रहा हूं। ऑक्सीजन बोलता है चल तू एक काम कर चुप हो जा, ये ऑक्सीजन बोलता है ये वाला हाइड्रोजन मेरे को दे दे, ठीक है, और तुम आपस में डबल बॉन्ड बना लो। तो ये H+ इधर से निकलता है तो यहाँ माइनस चार्ज आता है, ये बॉन्ड इधर टूटता है इधर प्लस चार्ज आता है, इधर बन जाता है OH और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। अब डबल बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हो गई तो अब ये चिल्लाना बंद कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास हो गए लोन पेयर, पहले भी थे, अब वो सिंगल बॉन्डेड है तो वो H+ के साथ बॉन्ड बना सकता है, फिर से दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, फिर से ये छोड़ के बाहर चल जाता है, फिर से हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज जनरेट हो गई। जैसे ही N पे प्लस आया तो ये कार्बन के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देता है, भाई देख सुन, N पे प्लस आए कि कार्बन पे प्लस आए, आप बताओ। तो प्लस चार्ज हमको किस पे लाना पड़ेगा, कार्बन पे लाना पड़ेगा। तो प्लस चार्ज कार्बन पे लाने के लिए ये वाला प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है, ये अपने लोन पेयर इसको देता है, ये सेटिस्फाइड, ये वाला प्लस चार्ज इधर आ गया। और आपको ही पता है जब भी ये ग्रुप आता है तो ये वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप में से दूसरी स्पीशीज है। दो लिविंग ग्रुप दुनिया के सबसे अच्छे होते हैं, पानी और N2, एक ही रिएक्शन मैकेनिज्म में दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत रेयर है। R पे प्लस बन गया, H2O न्यूक्लियोफाइल गरीब की मदद करने दौड़ेगा, फाइनली ROH बन जाएगा। तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म है ये। मैकेनिज्म जब हमारे पास बहुत तसल्ली से टाइम होता है जब हम करते हैं, बट इंपॉर्टेंट है तो मैंने समझा दिया। फाइनली समझने की बात क्या है कि अगर मैं NaNO2 HCl लेता हूं या HNO2, दोनों एक ही बात है, अमीन पे रिएक्शन करवाता हूं तो अल्कोहल मिल जाएगा। पते की बात मेजर बात क्या है, ठीक है, पते की बात मेजर बात क्या है, पते की बात मेजर बात यह है कि अगर आपके पास अमीन हुआ और आपने उसके ऊपर NaNO2 HCl या HNO2 ले लिया तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। और क्योंकि यहां पे आप देखोगे साफ साफ कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, C+ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रीअरेंजमेंट भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया तो यहां पे प्लस चार्ज आएगा, जो रीअरेंज होगा मिथाइल शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ मिथाइल और इधर OH, ठीक है। फिर अब हम आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये कार्बन वाला कंपाउंड और एक मेटल साथ साथ में रह रहे हैं, ठीक है, कार्बन और मेटल साथ साथ में रह रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो मेटल एटम डायरेक्टली अटैच हो जाता है कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। आप बनाते कैसे हो, आप ड्राई एंड प्योर ईथर मीडियम ले लो, उसमें आप RX और Mg को साथ में डाल दो, किसको डाल दो, एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ आप डाल दो तो आपको RMgX मिल जाएगा, ठीक है। ईथर यहां पे क्या काम करता है, वो मैग्नीशियम को स्टेबलाइज करने का काम करता है। ईथर यहां पे क्या काम करता है, ईथर यहां पे क्या काम करता है, ईथर यहां पे काम करता है स्टेबलाइजेशन करने का मैग्नीशियम को, इसका यहां पे इसके अलावा और कोई काम नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते टाइम ईथर को क्यों लेते हो, तो ईथर का काम है मैग्नीशियम को स्टेबलाइज करने का। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन के ऊपर क्योंकि माइनस का चार्ज होता है तो वो बहुत आसानी से ऐसे कंपाउंड्स पे कार्बन का माइनस आके अटैक कर देता है जहां पे कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस है। तो जब भी कार्बन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से, नेगेटिवली चार्ज नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से डबल बॉन्डेड के थ्रू अटैच होगा तो उसके ऊपर डेल्टा प्लस आएगा, जिसपे आकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करके एडक्ट बना लेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं यार, आप एल्केन्स का सिंथेसिस कर सकते हो। वो कंपाउंड जिनमें रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम होता है वो एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं। तो जनरल रिएक्शन क्या होता है भाई, RMgX, मान लो मैं RMgX का रिएक्शन HCl के साथ करा लूं, मान लो अगर मैं CH3MgX का रिएक्शन HCl के साथ करा लूं तो यहां पे CH3 पे माइनस है, ये बोलेगा भाई सुन मैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, H+ मुझे दे दे, Cl तू नेगेटिव हो जा। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पे हमारे पास बन जाएगा मीथेन CH4 प्लस
MgXCl, दोनों खुश हो गए, आयनिक कंपाउंड भी बन गया और कार्बन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज बैठ गया। तो जहां पे भी रिएक्टिव हाइड्रोजन होगा या एसिडिक हाइड्रोजन होगा, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाएगा और वहां से उस हाइड्रोजन को पकड़ के लेके आ जाएगा। पानी हो, ये अपना एल्कोहल हो, चाहे अपना फिनॉल हो, हर जगह पे जहां पे भी उसको एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाके तोड़ के लेके आ जाएगा। चाहे NH3 हो, चाहे HSR हो, चाहे HCN हो, चाहे ये हमारा क्या हो, हमारा एसिटाइलिन हो। हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में, पिछले से पिछले में, कि इसका जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो आप कितने एक्टिव हाइड्रोजन या कितने एसिडिक हाइड्रोजन या कितने रिएक्टिव हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उसको आप एस्टिमेट भी कर सकते हो। तो इस एस्टिमेशन को यार, जैसे फॉर एग्जांपल मैं C∼ इसको मैं 2RMgX के साथ डाल दूंगा ना अगर, तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन खा जाएगा। क्या करेगा ये, 2 हाइड्रोजन इसके खा जाएगा। तो इसमें मतलब 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। पर अगर मान लो, ये तो गलत हो गया, अगर मान लो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, अगर मान लो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, एक एक्टिव हाइड्रोजन है, तो जेरेविटनॉफ मेथड ऑफ एस्टिमेशन इसको बोला जाता है। तो यहां पे जेरेविटनॉफ बोलेगा कि एक एक्टिव हाइड्रोजन है, यहां पे जेरेविटनॉफ बोलेगा कि 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो ये रिएक्शन हम पहले ही देख चुके हैं, इसको हम वुड्स रिएक्शन टाइप की चीज भी बोलते हैं। एग्जैक्टली वुड्स नहीं हो रहा, उसमें आप सोडियम लेते हो और 2 RX लेते हो, यहां पे डायरेक्टली SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो जाएगा। ये R पे माइनस है, ये आएगा और पीछे के रास्ते से अटैक करके X माइनस को बाहर निकल जाएगा और खुद जुड़ जाएगा। तो R R' हो गया। क्या हो गया, R R' हो गया। आप एलाइल हैलाइड से एल्कीन बना सकते हो, वापिस से सेम रिएक्शन, R माइनस आएगा, पीछे से हिट करेगा और X माइनस को बाहर निकाल देगा, तो आपके पास बन जाएगा एलाइल। क्या बन जाएगा, एलाइल बन जाएगा। अब हमको जो मेन काम की चीज देखनी है कि यार हम एल्कोहल को कैसे बनाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, चैप्टर एल्कोहल ही है, तो आप कार्बोनिल कंपाउंड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा लो। तो ये नए टाइप का रिएक्शन है जो अभी तक हमने नहीं देखा है, विच इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन सा एडिशन रिएक्शन है, अभी तक हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखे थे, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जहां पे R- विच इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, यहां पे कार्बन पे डेल्टा प्लस है, तो दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। जब भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मिलेंगे तो रिएक्शन होगा, ये R- इसके डेल्टा प्लस को देख के अट्रैक्ट होगा, इस पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे OMgX आ जाएगा। आपने यहाँ पे HOX ले रखा है, वो H+ खा के आ जाएगा और मेरा एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेरा रिएक्शन हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक सिमिलर रिएक्शन और है कि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप क्या करो, एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो और उसमें फॉर्मिक एस्टर को डाल दो, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। कैसे बना, RMgX C∼OET। ठीक है, तो ये R पे माइनस है। अब जरा मेरे को बताओ, ये R का माइनस अटैक कहां पे करेगा, R का माइनस इस कंपाउंड में कौन से एटम पर अटैक करेगा, वो कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, क्योंकि डेल्टा प्लस किसके ऊपर है, कार्बन पे, तो वो अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, कार्बन की तरफ। जैसे ही वो करेगा, यहां पे समस्या खड़ी हो गई, एक O- पहले से ही था, एक ऑक्सीजन और है, तो ये O- बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए नेगेटिव चार्ज, मेरे को ये नेगेटिव चार्ज जबरदस्ती दिया गया, मैं इसको नहीं लूंगा, तो ये OET को बाहर भगा देगा एज अ लीविंग ग्रुप। तो मेरा RCHO बन गया, मेरा क्या बन गया, मेरा एल्डिहाइड बन गया। तो मैंने यहां पे क्या किया, पहले एक ग्रुप को ऐड किया, फिर एक ग्रुप को एलिमिनेशन कर दिया। पहले एडिशन हुआ, सेकंड स्टेप पे एलिमिनेशन हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, यहां पे तो मैंने एडिशन कर दिया और यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एलिमिनेशन कर दिया। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में SNAE भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में इसको, SNAE भी बोला जाता है। हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, आप उस पर फर्दर आपने एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हुआ है, तो अभी भी बहुत सारे RMgX घूम रहे हैं, R- आएगा, अटैक करेगा, ये बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर जब ये यहां पे आएगा तो यहां पे तो ये वाली स्पीशीज बनेगी, और यहां पे भी आप बोल रहे हो कि एक R जुड़ेगा, तो ये वाला O- क्लोज होके इसको बाहर क्यों नहीं निकाल रहा, अब नहीं निकाल सकता।
ऑक्सीजन का नेगेटिव इस वाले स्टेप में ऑक्सीजन के पास ही गया था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नेगेटिव चार्ज दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चला गया। यहां पे अगर मैं इसको क्लोज करके इसको बाहर निकालता हूं तो आप मेरे से ये बोल रहे हो कि सर, मैं बोलूंगा हाँ कि सर आप एक काम करो, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन को दे दो, और ऐसा नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हम कार्बन को नहीं दे सकते, दिस इज नॉट अलाउड। बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो रिएक्शन हो गया SNAE। रिएक्शन क्या हो गया? SNAE हो गया। ठीक है। सिमिलरली आप इससे एग्जैक्ट सेम मेथड को यूज करके बस ये वाला अपना सबस्ट्रेट को बदल के आप 4 डिग्री या फिर टर्शरी, 4 डिग्री तो नहीं, टर्शरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। आप इपॉक्साइड से भी बना सकते हो। इपॉक्साइड भी बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल ही है, क्योंकि यहां पे डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस है। इसका अटैक जहां पे ज्यादा इजी होगा, जो वाला कार्बन कम एल्काइलेटेड होगा, जिसपे कम एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, ये वहां पे जाके अटैक कर देगा और आपका एल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा? एल्कोहल बना लेगा। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है भाई? एक तो ये डिहाइड्रेशन करा लेता है। अगर आपको एल्कोहल पे डिहाइड्रेशन कराना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल लेके एक पानी निकाल लो तो आपका ईथर फॉर्म हो जाएगा, और आप एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल में से पानी निकाल लो, जो हम पहले करवा चुके हैं एल्कीन के फॉर्मेशन में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, तो आपका एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एल्कोहल का रिएक्शन करवाते हो थोड़े से कम टेम्परेचर पे, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाता है और आपके पास ईथर बन जाएगा। ठीक है। अगर 140 डिग्री सेल्सियस पे हम एल्कोहल का रिएक्शन करवा लें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो विलियमसन सिंथेसिस हो जाता है, ईथर बन जाता है। पर अगर टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस होगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। सेम काम आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना है, चाहे आप H2SO4 लो, चाहे आप एल्यूमिना लो। एल्यूमिना भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो भी पानी को बाहर निकाल लेगा। टेम्परेचर अलग अलग होगा डेफिनेटली, और इस केस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये चीज ध्यान रखने की है ना। 250 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ईथर बनेगा, 350 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाओगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और डिहाइड्रेशन 3 डिग्री ROH में सबसे इजी होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, फिर CH3OH में, क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। तो दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। ठीक है। आगे चलें। चलो, एल्कोहल का टेस्ट भाई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हमारा POC का पार्ट हो गया, इससे बहुत अपने क्वेश्चंस बनते हैं। सो दिस इज POC। हम अलग से POC नहीं पढ़ेंगे, जहां जहां पे जो चैप्टर आता जा रहा है उसकी POC पढ़ते जा रहे हैं। अगर आप HCl का मिक्सचर लेते हो और एनाइड्रस ZnCl2 लेते हो तो उसको लूकास रिएजेंट बोला जाता है। तो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल पे लूकास रिएजेंट का रिएक्शन करवाओगे तो रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल टर्बिडिटी नहीं आती, ये SN1 रिएक्शन होता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो आपको हायर ऑर्डर एल्कोहल्स चाहिए होते हैं ताकि हमारा एल्कोहल स्टेबल बने। प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिडिटी नहीं आती रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। अगर आप हीट करते हो तो 30 मिनट में आता है, पर बहुत जल्दी नहीं आता। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि कोई टर्बिडिटी नहीं आती लूकास रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट में टर्बिडिटी दे देगा, और टर्शरी अल्कोहल 1 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली आपको टर्बिडिटी प्रोवाइड कर देगा। ऑलमोस्ट तुरंत ही आपको टर्बिडिटी प्रोवाइड कर देगा 1 मिनट के अंदर अंदर। तो हमने क्या सीखा कि प्राइमरी में नो टर्बिडिटी, सेकेंडरी में 5 मिनट, और टर्शरी में, ये अल्कोहल्स की बात हो रही है, 1 मिनट में टर्बिडिटी आ जाती है। ठीक है। एक विक्टर मेयर टेस्ट होता है जिसको हम RBC टेस्ट बोलते हैं। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल पे टेस्ट करोगे तो रेड कलर आएगा। टेस्ट किसका करते हैं वो भी बताता हूं, बट अगर कोई विक्टर मेयर आपको टेस्ट बोल दे, प्राइमरी अल्कोहल पे टेस्ट करोगे तो रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल पे टेस्ट करोगे तो ब्लू कलर, टर्शरी अल्कोहल पे टेस्ट करोगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं RBC, R फॉर रेड, B फॉर ब्लू और C फॉर कलरलेस। तो अगर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करना है तो आप उस पर विक्टर मेयर टेस्ट कर सकते हो। 1 डिग्री वाला तो रेड कलर देगा, 2 डिग्री वाला ब्लू कलर देगा, और 3 डिग्री वाला कोई भी कलर नहीं देगा। हम करते क्या है इस टेस्ट में, विक्टर मेयर टेस्ट में, आप फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हो जिससे ये आयोडाइड कंपाउंड बन जाता है। फिर आप AgNO2 के साथ रिएक्शन करवा लेते हो, NO2 बन जाता है। HNO2 के साथ रिएक्शन करवा लेते हो, ये बन जाता है। और जब आप इसको NaOH के साथ में डालते हो, बेस के अंदर इसको पटकोगे तो आपका सॉल्युबल रेड कलर आ जाएगा। ठीक है।
जब आप इसको पटकोगे अंदर तो इसमें रेड कलर आ जाएगा। सिमिलरली सेम रिएक्शन आप सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करोगे तो ब्लू कलर देगा, इनसॉल्युबल ब्लू टाइप की चीज बनती है वहां पे। और अगर आप 3 डिग्री के साथ करोगे तो कलरलेस या व्हाइट बनेगा, तो कलरलेस या व्हाइट बनेगा। इसका एक डाइक्रोमेट टेस्ट भी होता है। 1 डिग्री अल्कोहल ग्रीन सोल्यूशन देगा, 2 डिग्री अल्कोहल भी ग्रीन सोल्यूशन देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं होता तो ग्रीन सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये एक तरह से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी हो गया। अगर आपको अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराना है, जो अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में देखेंगे, तो आप डाइक्रोमेट के साथ उसका रिएक्शन करवा सकते हो। तो आपको यह पता लगाना है कि 3 डिग्री है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, पर 3 डिग्री में हो जाएगा। एल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट कराना है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो, हाइड्रोजन का एफरवेसेंस हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका है, आप पहले यहां पे एल्काइल हैलाइड बनाओ, फिर उसका रिएक्शन NH3 के साथ करा दो, तो NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स आपको मिल जाएंगे। बहुत डेंस व्हाइट फ्यूम्स, प्यारे व्हाइट फ्यूम्स इसके होते हैं। अब हम आ जाते हैं ईथर पे। ईथर काफी कम रिएक्टिव होता है क्योंकि उसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो रिएक्शन भी बहुत कम देता है। तो अगर आप एक अल्कोहल से हाइड्रोजन हटा के उस पे एल्काइल ग्रुप लगा लोगे तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ईथर को हम या तो सिमेट्रिकल ईथर बोल देंगे अगर ऑक्सीजन के आजू बाजू वाले ग्रुप सेम हुए, या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर बोल देंगे अगर ऑक्सीजन के आजू बाजू वाले ग्रुप अलग अलग हुए। तो ईथर का स्ट्रक्चर यहां पे डिग्री 110 डिग्री का एंगल बनता है, ये एक्सेप्शनली ज्यादा है। वैसे अगर हम पानी लेते तो उसका एंगल होता 104.5 डिग्री, पर क्योंकि आर ग्रुप बल्की होते हैं और इनके रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल खुल जाता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का ऑब्वियसली sp3 है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि सारे डाइपोल मोमेंट्स ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, चाहे लोन पेयर वाले हो चाहे आरओ बॉन्ड वाले हो, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसका प्रिपरेशन करने का तरीका विलियमसन ईथर सिंथेसिस, सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ईथर की यही है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो आप RX पे NaOR का रिएक्शन करवा लो, आपको ROR मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? OR माइनस है, SN2 मैकेनिज्म से पीछे से अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन यहां पे हो जाएगा। तो अगर मैं CH3I प्लस C2H5O माइनस का रिएक्शन करता हूं तो मेरे को CH3C2O CH2O CH3 मिल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली माय अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। पर अगर मान लो मैं यहां पे एक एल्कीन वाले ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाता हूं, अगर मान लो मैं इस ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाता हूं CH3CH2O माइनस का, तो इस पे O माइनस आके अटैक करेगा पीछे से, तो Cl बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इस तरह के कंपाउंड में रिएक्शन नहीं होगा जहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये वाला रिएक्शन में आपको क्यों करवा रहा हूं वो मैं बताता हूं कि अगर आप मान लो इस तरह का कोई मेरा कंपाउंड है, 3 डिग्री कार्बन पे Cl लगा हुआ है, आप उस पे CH3O माइनस का रिएक्शन करवाते हो तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ये ईथर नहीं बनाएगा। पर जो प्रोडक्ट बनता है, एक थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है ये। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ये। यहां पे हर केस में अल्फा हाइड्रोजन एग्जैक्टली बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है कि है। सोच के देखो, इस केस में इस एल्कीन के पास 3 यहां पे और 3 यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ट्रांस और सिस में अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 इधर 3 इधर, तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर है एकदम। तो इसका आंसर हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं जाएगा, ये ऑर्डर हमको लर्न करना है। अगर आपके पास 4 मेंबर्ड एल्कीन है तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो वी हैव टू लर्न दिस, ठीक है। इस चीज को आप याद कर लेना। ट्रांस वाला सेकंड नंबर पे, सिस वाला थर्ड नंबर पे, और इस तरह की जो एल्कीन बन रही है, आइसो टाइप की एल्कीन आप इसको मान सकते हो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनती है, ठीक है। पर फिर भी आपको तो ये करना है कि यार मैं तो भाई साहब बना के ही रहूंगा। देखो, अगर हम 3 डिग्री सबस्ट्रेट ले लेते हैं और उस पे CH3O माइनस का अटैक कराते हैं तो वो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन ही देगा। अगर आपको ये पक्का ही करना है कि सर नहीं मेरे को तो 3 डिग्री ईथर बनाना है इसके जैसे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि आपको जो अटैकिंग रिएजेंट है वो O माइनस लेना पड़ेगा और सबस्ट्रेट आपको RX लेना पड़ेगा। तो ये वाला O माइनस इस पे अटैक करके Cl को बाहर निकाल देगा। ये Cl यहां पे नहीं है, ये गलत यहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ही आप 3 डिग्री ईथर बना सकते हो। इसी तरह से आप 3 डिग्री ईथर बना सकते हो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप सबस्ट्रेट 3 डिग्री ले लोगे जिसपे अटैक होने वाला है तो वो हमेशा एलिमिनेशन ही करेगा। तो आप हमेशा अटैकिंग रिएजेंट को 3 डिग्री लेना अगर 3 डिग्री ईथर बनाना चाहते हो। तो आप ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन करवा दो एल्काइल हैलाइड का,
आपको ROR मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं CH3CH2Cl लेता हूं तो ये मेरा CH3CH2O CH2CH3 बना के दे देगा। तो ड्राई H2O के साथ भी हम कर सकते हैं। ये वाला हम रिएक्शन देख चुके हैं ऑलरेडी। सबसे फेमस रिएक्शन विलियमसन का सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड सिंथेसिस जो होता है, अगर आप CH3CH2OH, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी ऑलरेडी रिवाइज्ड, ठीक है। आप डायज़ोमीथेन के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। भाई ये CH2N2 है, ये यहां से उड़ जाएगा, पीछे छोड़ जाएगा कार्बीन, ठीक है, कार्बीन पीछे छोड़ जाएगा, कार्बीन के थ्रू इसका रिएक्शन होगा और यहाँ पे ROCH2H बेसिकली बन जाएगा। इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे, क्योंकि N2 तो बढ़ गया, यहाँ से N2 तो गुड लिविंग ग्रुप है, उसमें ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जाके अपने लोन पेयर को डाल देगा और यहाँ पे कार्बीन के फॉर्मेशन के थ्रू मेरा ईथर बन जाएगा, ठीक है। ईथर के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बड़े ही नॉन चैलेंज टाइप के चीज होते हैं, ठीक है। इनको ज्यादा रिएक्शन करने का मन होता नहीं है, ना ये ज्यादा कोई रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि ये भैया बेसिक नेचर का होता है। ईथर कैसा होता है, बेसिक नेचर। सर ईथर बेसिक कैसे हो गया, बेस कौन होता है, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या लोन पेयर है, सर हाँ लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को डोनेट कर देगा, इसलिए ये बहुत सारी जगह अपना बेसिक नेचर शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ईथर का रिएक्शन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कराते हो तो वो ये एक आयन बना लेगा, ठीक है। वो क्या कर लेगा, डाइइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड आयन बना लेगा। तो ये मेरा हो गया बेस, और HCl को तो हम जानते ही हैं, ये हमारा हो गया एसिड। तो यहां पे एक एसिड बेस रिएक्शन हो गया और ये वाला मेरा आयन बन गया, ठीक है। लुईस एसिड के साथ डेटिव बॉन्ड बना लेता है। अगर आप इसका हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे, कोल्ड के साथ तो ये मुश्किल रिएक्शन करेगा, वो आयन बना लेगा ये तो, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन करके। पर अगर आप हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एल्कोहल बन जाएगा। तो ये एल्कोहल बनाने का एक और तरीका हो गया। आप PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो POCl3 हीट करना पड़ेगा, रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, POCl3 प्लस एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, POCl3 और एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। POCl3 और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये इसका सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया, ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हमको चीजों को याद करना पड़ेगा। अगर मैं HX के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr, फिर HCl। कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बन जाएगा HCl के साथ। तो पर अगर मैं HI और HBr लेता हूं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होते क्यों हैं, क्योंकि इससे मेरे को ज्यादा H+ मिलता है। जो जितना अच्छा एसिड होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, CO बॉन्ड को। तो अगर मैं कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HI लेता हूं तो मेरा क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो मैं SN1 तो नहीं करा सकता, पर यहां से जो मेरे को I- न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है वो SN2 रिएक्शन करवा लेगा। तो अगर आपके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री ईथर हुआ और आप उसका रिएक्शन कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ कराते हो तो वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। पर अगर आपके पास स्टेबल कार्बोकेटायन मिलने की सुविधा है, देखो थीम सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन में सेम होती है। कार्बोकेटायन अगर स्टेबल बन रहा है तो SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा, अगर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बन रहा है तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 डिग्री है या रेजोनेंस स्टेबलाइज हमारे पास केटायन बन रहा है तो हमारा जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ जाएगा। अगर आप HI को एक्सेस में यूज करते हो तो ये वाला एल्कोहल भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप एक्सेस में यूज नहीं करते हो तो आपको यहां पे 1 मोल एल्कोहल और 1 मोल आपको यहां पे एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर आप एक्सेस में HI का यूज कर लेते हो तो दोनों मोल आपको एल्काइल हैलाइड के मिलेंगे, दोनों मोल आपको एल्काइल हैलाइड के ही मिलेंगे, ठीक है। दोनों मोल आपको किसके मिलेंगे, एल्काइल हैलाइड के मिलेंगे। पर अगर आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करा लेते हो तो आपको एल्कोहल नहीं मिलके एल्काइल हैलाइड ही मिलेगा। क्या बोल रहा हूं, देखो अगर कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शन करवाते हो लिमिटेड मात्रा में तो एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शन करवाते हो या एक्सेस में HX लेते हो तो आपको एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये ईथर की खास बात क्या है, अगर मैं इसको बेंजीन के ऊपर लगाऊंगा तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये ऑर्थो पैरा रीडायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो पोजीशन को और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देगा। लोन पेयर जाएगा नीचे, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं Br2 लेता हूं इथेनोइक एसिड में
तो मेरे पास एक प्रोडक्ट तो बनेगा पैरा, एक प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास ऑर्थो। पैरा होगा मेजर क्योंकि यहां पे रिपल्शन सबसे कम है, ठीक है। यहां पे दोनों ग्रुप पास पास में, दोनों ग्रुप बड़े बड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए बनेगा अनस्टेबल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई ईथर को खत्म करके इपॉक्साइड्स पे। इस पे हमको एक ही रिएक्शन बेसिकली पढ़नी होती है इपॉक्साइड्स पे कि इपॉक्सीडेशन हम कराते कैसे हैं। तो अगर आप परऑक्सी एसिड ले लोगे, उसके साथ आप एल्कीन का रिएक्शन करा लोगे, तो एल्कीन प्लस परऑक्सी एसिड्स विल गिव यू इपॉक्साइड। यहां से ये जो ऑक्सीजन है ये निकलेगा और दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना के इपॉक्सी कंपाउंड बना लेगा। इपॉक्सीडेशन कराने के लिए ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको इपॉक्सीडेशन करवाना है तो सबसे फेमस जो रिएजेंट होता है इपॉक्सीडेशन का वो होता है MCPBA, जहां पे मेटा पे क्लोरो है एंड दिस इज पर बेंजोइक एसिड। ये क्या है, देखो अगर एक ही ऑक्सीजन होता तो बेंजोइक एसिड होता, अगर दो एसिड हैं तो वो है पर बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है। यहाँ पे क्या है, परऑक्सी लिंकेज है, तो दिस इज पर बेंजोइक एसिड, दिस इज मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड काफी फेमस होता है इपॉक्सीडेशन कराने के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इस एल्कीन पे इपॉक्सीडेशन कराते हो तो आपके पास यहाँ पे इपॉक्सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इपॉक्सी बन जाएगा। और इसमें से क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकल गया तो ये नॉर्मल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से एल्कीन पे भी अगर आप कराते हो साइक्लोएल्कीन पर, तो वो रिंग के अंदर मतलब रिंग के बाहर ऑक्सीजन को चिपका देगा। रिंग के बाहर क्या कर देगा, ऑक्सीजन को चिपका देगा, ठीक है। रिंग के बाहर क्या कर देगा, ऑक्सीजन को चिपका देगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। इपॉक्सीडेशन जो होता है वो सिन एडिशन होता है। तो अगर मैं ट्रांस एल्कीन पर सिन कराता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने क्या किया, मैंने ई वाले पर या ट्रांस वाली एल्कीन पर सिन एडिशन कराया, तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा। किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सिन एडिशन है, मतलब सेम साइड से अटैक होता है, ठीक है। और इपॉक्साइड बनाने के क्या तरीके हैं, आपने देखा था HOX का एडिशन। सो दिस रिएक्शन इज HOX एडिशन। ये हमने देखा था एल्काइल हैलाइड में या फिर हाइड्रोकार्बन में से किसी एक चैप्टर में। मेरे पास ये बन गया, मैंने यहां पे NOH लिया, तो NOH क्या करेगा, ये बेस है, ये एसिड है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, O पे माइनस आ गया। ये O का माइनस इस कार्बन से बोलेगा तेरे पे डेल्टा प्लस है, मैं तो अटैक कर रहा हूं। ये कार्बन चिल्लाना शुरू कर देगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जगह ही नहीं रखने की, इस हेलोजन को बाहर निकाल देगा। तो क्या बन गया, इपॉक्सी कंपाउंड बन गया, ठीक है। क्या बन गया, इपॉक्सी कंपाउंड बन गया। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें तो कार्बन पे डेल्टा प्लस है, आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल लाओगे तो वो रिंग को तोड़ देगा और इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहां पे हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यही रिएक्शन हो जाएगा RCH2CH2OH। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पे सल्फर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ गया, सल्फर जुड़ गया। कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले आओ, एग्जैक्ट सेम बिहेवियर होगा, वो न्यूक्लियोफाइल आके इसमें ऐड हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन देगा इपॉक्सी के साथ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कहां पे करेगा, जहां पे एल्काइल ग्रुप्स कम है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो ये अगर OCH3 माइनस आता है, यहां पे इसको 2 CH3 ग्रुप का रिपल्शन मिलेगा, ये इधर अटैक नहीं करेगा, ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, लेफ्ट वाले कार्बन पे अटैक करके उधर ऐड होएगा। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। फिनोलिक कंपाउंड, फिनॉल बनाने के क्या क्या तरीके हैं, आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लो, उसका सॉल्ट बना लो, ठीक है, उसको हीट कर दो H प्लस की प्रेजेंस में, तो वो C6H5OH बना देगा। मतलब यहां से SO3 तो बाहर चल जाएगा, Na2SO3 बना के और OH जुड़ जाएगा, ठीक है। बेंजीन डायazonium क्लोराइड, सेम मैकेनिज्म होता है जैसे हमने अभी NaNO2HCl के केस में देखा था। N2 हट जाएगा, OH यहां पे लग जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये एक तरीके से कहने पर सब्स्टिट्यूशन हो गया। स्टीम डिस्टिल्ड H2O आपको लेना पड़ेगा और आपको हीट करना पड़ेगा, OH का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। आप सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हो। ये सारे रिएक्शन हम देख चुके हैं, उसी के वर्जन है। सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन, COH बाहर, यहां पे पहुंच गया। सैलिसिलिक एसिड इस कंपाउंड को बोलते हैं, नाम याद कर लेना। जब तक मैं पानी पी रहा हूं, इस कंपाउंड का नाम याद कर लो, ये कंपाउंड डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड इस कंपाउंड को बोलते हैं, यू हैव टू लर्न द नेम। आपको इस कंपाउंड का नाम याद होना चाहिए है। वन ऑफ द वेरी फेमस कॉमन नेम्स जो है वो यही है, ठीक है। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हो। आप फिनोलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, मतलब बेंजाइलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो,
उस पे आप ऑक्सीडेशन करा दो, चलो भैया यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, फिर उसका पानी के साथ रिएक्शन करवा लो, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल फॉर्मेशन की, इसको भी आपको याद करना है। अगर आप V2O5 के साथ रिएक्शन करवाते हो 300 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का, क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आप V2O5 के साथ रिएक्शन करवाते हो, V2O5 के साथ रिएक्शन करवाते हो बेंजीन का 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो फिनॉल बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन से वापस से यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन करा लो एक्वस NaOH में, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है, तो रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना है रूम टेम्परेचर पर, आप एक्वस NaOH ले लो, ये पीछे से OH- जाके अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा। फिनोलिक में कंपाउंड में प्रॉब्लम ये है, क्लोरोबेंजीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। जबरदस्ती करवाना ही चाहते हो तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, फिनॉल बन जाएगा। कमर्शियली फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, 2 प्रोसेस से बनाया जाता है, क्यूमीन से और डाउस प्रोसेस से। तो क्यूमीन में तो क्या होता है भाई, कैसे आप बनाते हो, आपने क्यूमीन लिया, O2 की प्रेजेंस में आपने इसको इस कंपाउंड में कन्वर्ट मार दिया, फिर H2SO4.H2O H+ 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट किया और आपको ये बन गया। तो अगर आपके पास क्यूमीन आ जाए और ये 2 रिएक्टेंट दे रखे हो, ये 2 अटैकिंग रिएजेंट दे रखे हो, पहले तो O2 130 डिग्री सेल्सियस पर और उसके बाद H2SO4.H2O H+, मतलब बेसिकली आपको H+ दे रखा हो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप समझ जाना कि फिनॉल बनेगा और कीटोन बनेगा। तो यहां पे फिनॉल प्लस कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमको क्या बन गया, हमको फिनॉल मिल गया। सो दिस इज फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से। डाउ प्रोसेस क्या होता है, आप क्लोरोबेंजीन ले लो, NaOH के साथ रिएक्शन करवा लो कॉपर आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और हीट कर दो, तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहां पे फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहां पे फिनॉल मिल जाएगा। अब फिनॉल में 2 रिएक्शन होते हैं, एक तो जो OH ग्रुप होता है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, रिंग एक्टिवेटर है, ये रिंग को एक्टिवेट कर देगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो अगर मैं PCl5 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो OH ग्रुप हटके Cl लग जाएगा, तो यहां पे मैंने क्लोरोबेंजीन बना लिया। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो बेंजीन बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। सो दिस इज फिनॉल का रिडक्शन रिएक्शन। अगर ये मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, कोई आपको बोले कि यार फिनॉल को आपको कैसे कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, तो आप बोल देना PCl5 के साथ रिएक्शन करवा लूंगा। कोई आपसे बोल दे कि फिनॉल को आप कन्वर्ट मार दो प्लीज बेंजीन में, आप बोल देना जिंक के साथ रिएक्शन करवा दूंगा। FeCl3 के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो वो वॉयलेट कलर देगा। क्या देगा, वो वॉयलेट कलर देगा। तो अगर आपको फिनॉल को एल्कोहल से डिफरेंशिएट करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको फिनॉल को डिफरेंशिएट करना है एल्कोहल से, तो आप FeCl3 के साथ रिएक्शन करवा दो। नॉर्मल एल्कोहल्स FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं देते, फिनॉल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलरेशन देता है। तो ये फिनॉल का POC है, ये फिनॉलिक कंपाउंड्स का POC है कि अगर आपको फिनॉल को अल्कोहल से डिफरेंशिएट करना है तो आप फिनॉल भाई को तो वायलेट कलर दे दोगे FeCl3 सॉल्यूशन में, बट अल्कोहल वायलेट कलर नहीं देगा। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन देता है, एसिटाइलेशन अगर मैं करा देता हूं इसका तो मेरे को शॉर्टन बॉमन रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा, C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3, टाइप ऑफ एस्टर ही हो गया ये। ठीक है, यहां पे मेरे पास एस्टर हो गया, बोलो ना एसिटाइलेशन, तो मेरे पास एस्टर बन गया विच इज शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। आप एल्काइलेशन भी करा सकते हो, यहां पे आप ईथर के साथ रिएक्शन करवा दो, इसका मतलब ईथर फॉर्मेशन करा दो, OH- है तो वो क्या करेगा, इसका H खा जाएगा, तो ये O- बन गया। आप उसका RX के साथ रिएक्शन करा दो तो वो ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा। इस कंपाउंड को सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग की अगर हम रिएक्शन की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेंजीन रिंग करती है। ये फिनॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक्टिवेट करता है बेंजीन मॉलिक्यूल को, तो हम उसका हेलोजनेशन करवा लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं Br2 के साथ रिएक्शन करवाता हूं CCl4 में या CHCl3 में या CS2 में, बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट में, अगर मैं Br2 के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो ऑर्थो पे Br और पैरा पे Br जुड़ जाता है। क्या बोलो मैं, ऑर्थो पे Br और पैरा पे Br जुड़ जाता
है। ये दोनों कंपाउंड 50-50% मात्रा में मिलेंगे क्योंकि हम OH के स्टेरिक क्राउडिंग को कंसिडर नहीं करते। OH ग्रुप बहुत छोटा होता है, हम मानते ही नहीं है कि वो स्टेरिक क्राउडिंग लगाता है, तो यहां पे हम कोई मेजर माइनर की ज्यादा बात नहीं कर सकते। यहां पे हम बहुत ज्यादा बात मेजर और माइनर की नहीं कर सकते, दोनों ऑलमोस्ट बराबर बराबर मात्रा में मिलते हैं। नाइट्रेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थो मेजर होता है, मैकेनिज्म वगैरह सब सेम है। डाइल्यूट HNO3 ले लो, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस में ऑर्थो मेजर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है यहाँ पे? H बॉन्डिंग है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। सर ब्रोमीन भी तो नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? नहीं कर सकता, सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं नाइट्रेशन करता हूं तो ऑर्थो मेजर बनेगा। ये कंपाउंड का नाम भी याद कर लो। अगर मेरे पास ऑर्थो और पैरा सारी पोजीशन पर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल अगर मेरे पास है, क्या है मेरे पास? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, तो मैं उसको बोलता हूं पिक्रिक एसिड। डायरेक्टली सवाल आ जाता है कि पिक्रिक एसिड है, ठीक है, डायरेक्टली सवाल आ जाता है पिक्रिक एसिड है, तो हमको उसका ध्यान रखना है। तो दिस इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसका। CH3Cl आप एनाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ले लो, विच इज अ लुईस एसिड, जो CH3 प्लस को एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेगा। ये सब हम हाइड्रोकार्बन में देख चुके हैं, इसलिए मैं इतना जल्दी जल्दी जा रहा हूं। तो ये मेरे को ऑर्थो और पैरा, और इसको बोला जाता है क्रिसॉल। जब OH और CH3 ग्रुप लगे हुए होते हैं एक बेंजीन रिंग में, तो उसको क्रिसॉल बोला जाता है। तो ये मेरे को ऑर्थो क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल दे देगा। यहां पे भी मेजर माइनर की बात नहीं करेंगे, दोनों ऑलमोस्ट बराबर बराबर मात्रा में बनते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एल्काइल ग्रुप जोड़ा, वैसे आप एसाइल ग्रुप भी जोड़ सकते हो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यही तो होता है, एल्काइल एसाइल आप जोड़ सकते हो। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अटैक दोनों से होगा, ऑर्थो से भी होगा, पैरा से भी होगा, तो दोनों पे यहां पे अटैचमेंट हो जाएगा, आपको बन जाएगा एसीटोफिनोन। ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। आप HCl प्लस HCN का रिएक्शन कराओगे, ये इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। दीज आर ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये सारे, ये सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स को हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं। ऑल दीज आर ESR रिएक्शंस। ठीक है, ये फिनॉल हमारे को कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो रिएक्शन देते थे ESR। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस पे जब रिएक्शन करोगे तो आपको पैरा पे CH डबल बॉन्ड NH मिलेगा। फिर जब आप उसका पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। देखो बहुत सिंपल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल बना, मैंने क्या किया, फिनॉल के साथ मैंने रिएक्शन करवा लिया HCl प्लस HCN। आपको रिएक्शन कैसा दिखेगा? आपको रिएक्शन दिखेगा फिनॉल HCl प्लस HCN और उसके नीचे आपको दिखेगा पानी। अगर ये रिएक्शन दे रखा हो तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इसमें हो क्या रहा है, HCl प्लस HCN से मेरे को ये इलेक्ट्रोफाइल मिला, NH डबल बॉन्ड CH प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी ऐड होगा, पैरा पे भी ऐड होगा। ठीक है, और फिर जब मैं उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो ये कंपाउंड हाइड्रोलिसिस होके मेरे को यहां पे क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा। क्या दे देगा? एल्डिहाइड दे देगा। क्या दे देगा? एल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। अब मैंने इस तरह से बनाया तो ये रिएक्शन कहलाया गेटरमान। और अगर मान लो मैं यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज कर लेता हूं, याद करने का तरीका क्या है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO फॉर कोच, CO से हम क्या बोलते हैं, कोच, तो गेटरमान कोच हो जाएगा। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो गेटरमान कोच, और अगर हमारे पास ये वाला रास्ता है HCl प्लस HCN इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, तो उसको हम बोलेंगे गेटरमान रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम? गेटरमान रिएक्शन उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गेटरमान रिएक्शन उसको बोलेंगे। CO की प्रेजेंस है तो गेटरमान कोच रिएक्शन बोलेंगे। राइमर टाइमन रिएक्शन से सैलिसल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड बनता है। इस नाम को भी हमको याद करना है। अगर हम यहां पे CHCl3 ले रहे हैं, 60 डिग्री का टेम्परेचर ले रहे हैं, NaOH एक्वस ले रहे हैं स्टेप नंबर 1 में, फिर उसका फाइनली हम उसको H प्लस भी दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं वो बताता हूं, तो हमारे को मिल जाएगा सैलिसल्डिहाइड। बहुत शानदार मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, बहुत अमेजिंग मैकेनिज्म है। CHCl3 KOH। KOH क्या है? KOH एक बेस है। अब ये वाला मेरा कंपाउंड है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है सॉर्ट ऑफ।
OH माइनस बहुत तगड़ा बेस है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो इसको खा जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इसका माइनस चार्ज स्टेबलाइज होता है, क्यों? क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये अपना लोन पेयर उधर डाल देता है। जो कार्बन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इधर डाल के एक इंटरमीडिएट टाइप की स्पीशीज बना लेता है। सो दिस इज रिलेटिवली स्टेबल, ठीक है। पर फिर क्या होता है कि ये जैसे ये रिएक्शन होता है, ये अपना नेगेटिव चार्ज एक क्लोरीन को देके उसको बाहर भगा देता है और कुछ कार्बीन टाइप की स्पीशीज बना लेता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली कार्बीन तो नहीं है, बट ये क्लोरोकार्बीन आप इसको बोल सकते हो याद रखने के लिए। ये इस टाइप की स्पीशीज बनाता है जहां पे कार्बन पे वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। OH क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पे भी और नेगेटिव चार्ज आएगा पैरा पे भी। तो ऑर्थो से अटैक होगा, इस तरह का कुछ कंपाउंड बनेगा, ठीक है। C पे माइनस है, वो इस H को खा जाएगा, यहां से H को निकाल लेगा, क्या बन गया? CHCl2। आप उसका OH के साथ रिएक्शन करवाओ, एक एक Cl को बाहर निकाल के ये वाला कंपाउंड बना लेगा। एक कार्बन पे 2 OH, अनस्टेबल, ये महामंत्र है। अगर एक कार्बन पे 2 OH आ जाएं तो वो अनस्टेबल होता है। अगर एक कार्बन पे 2 OH आ जाए तो वो अनस्टेबल होता है, पानी बन के बाहर निकल जाता है उसमें से, फाइनली ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर मैं OH पे CHCl3 लूं, 60 डिग्री सेल्सियस NaOH लूं एक्वस, तो मेरा सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। पर अगर मैं CCl4 ले लूंगा CHCl3 की जगह, तो मेरा सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो अगर मैंने क्लोरोफॉर्म टाइप की स्पीशीज ली तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा, और अगर मैंने CCl4 लिया तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड से शुरुआत करता हूं, उसका रिएक्शन इस वाले कंपाउंड के साथ कराता हूं, एनहाइड्राइड के साथ। तो सैलिसिलिक एसिड प्लस एनहाइड्राइड मेरे को एस्पिरिन दे देगा। बहुत सारे लोग एस्पिरिन खाते हैं जब भी सर में दर्द होता है, ये वैसे ब्लड थिनर का भी काम करता है, तो इसको उतना नहीं खाते हैं। सो बेसिकली सैलिसिलिक एल्डिहाइड, जो सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है, अगर मैं उसका रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ करा दूंगा H3PO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो मेरा एस्पिरिन बन जाएगा। इसको याद कर लेना, दिस इज एस्पिरिन। वी हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। जो भी चीजें याद करने की है वो लेक्चर में हम लोग कवर करते जा रहे हैं। कोल्बे श्मिट रिएक्शन, आप फिनॉल लो, उसका रिएक्शन CO2 के साथ करा लो तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अगर आप फिनॉल का रिएक्शन CO2 के साथ कराते हो 140 डिग्री सेल्सियस पे 6 atm प्रेशर के साथ पानी की प्रेजेंस में, तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। और फाइनली फिनॉल का POC, भाई हमने वो FeCl3 के साथ तो देख लिया था कि वो वायलेट कलर देगा, ये एसिडिक होता है तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। और अगर एक्वा सोल्यूशन ऑफ फिनॉल जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की ब्रोमीन वाटर के साथ। अगर आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसका करते हो, ब्रोमीन वाटर आप इसमें डालते हो, तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का, ठीक है। ट्राइब्रोमोफिनॉल का 2,4,6 आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पे मिल जाएगा। तो ये 3 टेस्ट है। और एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम कैन टेस्ट बोलते हैं। आप अगर अल्कोहल के साथ, ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कराते हो तो वो रेड और पिंक कलर दे देगा। पर अगर आप फिनॉल के साथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कराते हो वो तो ब्राउन कलर देगा। शायद ये आया भी था, अभी जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है कैन टेस्ट पे। तो अगर हम फिनॉल के साथ कैन टेस्ट कराते हैं तो ब्राउन, और अगर हम नॉर्मल अल्कोहल के साथ कैन टेस्ट कराते हैं तो पिंक या रेड कलर आता है, ठीक है। तो क्या आता है? पिंक या रेड कलर आता है। तो इसी के साथ हमारा अल्कोहल प्लस ईथर प्लस इपॉक्सी प्लस फिनॉल का रिवीजन होता है समाप्त, ठीक है।